बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन मुजरमान की सजाएं आर्मी चीफ ने माफ की जिन्हें 9 मई के मुकदमा में मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं सुनाई थी और उसके बाद इन कारकुनान की रिहाई के नतीजे में वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा ने उनके एजाज में जनाब इस्तकबालिया भी दिया, उन्हें हार भी पहनाए गए। और यहाँ ये सवाल ये पैदा होता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बार बार कहती थी कि ये लोग हमारे लोग नहीं हैं, फिर उनके इस्तकबाल पे, उनका जो है रिहाई पे इस्तकबाल करना, उनको हार पहनाना, उससे पीटीआई का बयानिया फिर कहां रह जाता है। दूसरी तरफ ये जो माफी की अपील की गई, इस पे भी पूरा माहौल बनाया गया था जी कि माफी नहीं मांगी जाएगी और किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस नहीं है और उन वाकयात में खामखा उनको डाला गया। लेकिन हकीकत यह है कि जो माफी नामे लिख कर दिए गए उसमें बाकायदा ये अल्फाज तहरीर किए गए कि हमने बड़ी कोताही की, हमसे बड़ी गलती सरजद हुई, इसके बाद हम कभी जिंदगी में ऐसी कोई पुरतशद्दुद वाकयात में शिरकत नहीं करेंगे। जिसके बाद आर्मी चीफ ने जैसा कि अप्रैल 2024 में 20 मुजरमान की सजाएं माफ की थी, उनकी रहम की अपील को मंजूर करते हुए आज भी 19 जो है वो मुजरमान की रहम की अपील को मंजूर करते हुए उनकी सजाएं माफ कर दी गई। इनमें बेशतर लोग वो हैं जो 1.5 साल ऑलरेडी जेल में थे, गिरफ्तार थे और उसके बाद 6 माह उनकी सजा बाकी थी। तो गोया 2 साल जिनको सजा हुई उनको अब 2 साल पूरे नहीं करने पड़े और वो रिहा कर दिए गए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस पूरे जो माफी नामे का सिलसिला जारी है, इसमें पीटीआई ने एक मौकफ अपनाया हुआ था कि जी रहम की अपील, आर्मी चीफ के पास क्या अख्तियार है। हालांकि मिलिट्री एक्ट से अगर आगाही होती उन रहनुमाओं को जो बाहर बैठ के भी लॉ करते हैं तो उनको पता होता कि आर्मी एक्ट के मुताबिक सजा पाने वालों की अपील जो है वो आर्मी चीफ के पास ही पहले जानी होती है, जिसके नतीजे में 19 अफराद की आज जो है वो रिहाई अमल में लाई गई। कुल 67 अपीलें की गई और इन 67 अपीलों को रेफर किया गया था। और आने वाले दिनों में इस बात का भी इम्कान है, जो सबसे बड़ा और अहम केस है वो है एहसान न्याजी का, इमरान खान साहब के भांजे जिन्हें 10 साल सजा हुई है, उनके हवाले से भी कुछ बड़ी पेशरफ्त होने का इम्कान है कि उनकी माफी की अपील भी जो है वो ज़ेरे गौर आएगी और उस पर कोई बड़ा फैसला भी आ सकता है, क्योंकि उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अगर उनकी सजा में माफी होती है तो फिर उनको भी शायद 10 साल की सजा पूरी ना करनी पड़े। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीटीआई अपने उस मौकफ से पीछे हटती हुई अब दिखाई देती है। पहले ये कहना कि लोग हमारे नहीं थे, अब ये मान लेना हमारे लोग थे और बड़े उनके एजाज में जो है इस्तकबालिये देना, उससे पीटीआई के बयानिए को खासा धचका लगा है। दूसरी बड़ी एक अहम जो है उसे आप खबर कह लें या उसे एक तजिया कह लें या अफवाह कह लें, वो गर्दिश कर रही है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जनरल कमर जावेद बाजवा लोगों से मिलते कम हैं। जिस तरीके से पहले भी 4 स्टार जनरल पाकिस्तान में अगर आपने देखा हो तो बहुत कम ऐसे हैं। बड़े अरसे के बाद जो है वो असलम बेग साहब टीवी चैनल पर आना शुरू हुए जब उन्होंने एक तंजीम भी बना ली थी। लेकिन उमूमी तौर पे 4 स्टार जनरल्स जो हैं वो ना टीवी पर आते रहे पाकिस्तान में और ना ही इतना उनका इंटरेक्शन पब्लिक के साथ रहा कि लोगों से मेल मुलाकातें हों। उनकी सिक्योरिटी के इश्यूज भी हमेशा से रहे हैं, फिर उनको बड़े मोहतात रवैया अख्तियार करना पड़ता है बातचीत करते हुए भी। इसलिए आम पब्लिक से या आम अफराद से मिलने के हवाले से हमेशा से एतराज ही किया जाता है। अगर आप पूरी पाकिस्तान आर्मी के साबिक आर्मी चीफ जो गुजरे हैं उनको देखें, उनकी सूरत हाल को देखें, जनरल अशफाक परवेज कियानी बहुत कम लोगों से मिलते हैं, नहीं मिलते, पब्लिक गैदरिंग में कम जाते हैं। राहील शरीफ साहब बहुत कम लोगों से मिलते हैं। और इसी तरीके से जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अपना एक पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसके तहत जो लोग उनसे मिल सकते हैं उसमें आम लोग या कुछ सियासी बातचीत करने वाले लोग शामिल नहीं हो सकते, ना ही मीडिया के अराकीन से जो है वो उन्होंने मिलने जुलने का कुछ सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो इस लिहाज से जनरल कमर जावेद बाजवा पर किसी तरफ से ना कोई पाबंदी है, ना कहीं आने जाने पर, ना किसी मुलाकात पर। अलबत्ता वो बोलने के हवाले से, खासतौर पर अपनी राय देने के हवाले से तमाम साबिक आर्मी चीफ जो है हमेशा से मोहतात रहते हैं कि कहीं ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे कोई नई कंट्रोवर्सी पैदा हो जाए। इसलिए उनके बयानात या उनकी कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू जो है वो अमूमी तौर पर पाकिस्तान की तमाम, अगर आप देखा जाए आर्मी चीफ साहबान के हवाले से कम ही मंजर आम पर आती है। और आखिरी चीज़ जिसका आज जिक्र करना भी बड़ा ज़रूरी है वो ये है कि वो पीटीआई कि जो 12 कहती थी कि जनाब हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारा मैंडेट वापस हो, हमें इमरान खान साहब की रिहाई का कोई इशू नहीं है। इमरान खान साहब अपनी रिहाई नहीं चाहते बल्कि कारकुनान की रिहाई चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं तो अपने मुकदमात के
जरिए रिहाई पाऊंगा। लेकिन आज होने वाले मुज़ाकरात में पहला एजेंडा यही रख दिया गया है कि इमरान खान साहब की रिहाई, कारकुनान की रिहाई और इमरान खान साहब की रिहाई, जिन्हें पीटीआई के जो बानी चेयरमैन है साबिक वजीर आजम इमरान खान, उनकी रिहाई सर फहरिस्त है इन मुज़ाकरात में। मुज़ाकरात कुछ रोज बाद दोबारा होंगे। अब हुकूमत के लिए भी इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि वो उनको जो है किसी मुज़ाकरात के नतीजे में रिहा कर दे। अलबत्ता अदालती मामलात के जरिए उनकी रिहाई हो सकती है, जो अभी फौरी तौर पर होती हुई दिखाई देती नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया जिसका अक्सर जिक्र किया जाता है, DGISPR ने भी कुछ रोज पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल अहमद शरीफ ने जो कहा था कि ये एक्चुअली मसला जो है ये जो है वो रिहाई का है, इमरान खान साहब की रिहाई, और खासतौर पर सोशल मीडिया उस की जो कंपेन चलाई जाती है वो ताने बाने सारे पार्टी की लीडरशिप के साथ मिलते हैं। फिर पिछले 1-2 रोज से पीटीआई भी इस बात को तस्लीम करती दिखाई देती है कि सोशल मीडिया ही हमारी ताकत है, सोशल मीडिया ही लीडरशिप के साथ इंटैक्ट है, और वो लीडरशिप से जो बयानिया जाता है उसी को जो है आगे परसू किया जाता है। और खासतौर पर जो मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग हैं, जितनी भी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कंपेन चली मुल्क के हवाले से या मुल्क की सिक्योरिटी इदारों के हवाले से, उन पे जो इतनी कंपेन के जो पीछे मुहर्रिकात हैं वो सारे मुहर्रिकात जो हैं उनके ताने बाने लीडरशिप के साथ ही मिलते हैं। इसकी निशानदेही DGISPR ने की थी, लेकिन उसके बाद बड़ी तनकीद की गई उनके ऊपर कि जो वो मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। हालांकि हकीकत ये है कि जो भी बयानिया यहाँ से दिया जाता है, बल्कि कुछ रोज पहले ही कुछ जर्नलिस्टों के हवाले से, कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप के हवाले से एक बाकायदा व्हाट्सएप के जरिए मैसेज बाहर बैठे हुए उन लोगों को भिजवाए गए जो सोशल मीडिया पे कंपेन चलाते हैं कि अब टारगेट ये लोग होंगे, इनको टारगेट करके इनके खिलाफ बाकायदा एक मुहिम चलाई जाएगी, ताकि जो आवाज या पीटीआई के खिलाफ हो सकती है या पीटीआई से इख्तलाफ करने वाले लोग हैं उनको इस सूरत हाल से निकालने का एक ही तरीका है कि उनके खिलाफ एक भरपूर प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की जाए। तो गोया पीटीआई अपने आप को बरी जिम्मा नहीं कर सकती, और यही वो सोशल मीडिया है जिसका पीटीआई को फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा यह है कि वो अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं, पॉपुलैरिटी समझते हैं, अपनी फॉलोइंग समझते हैं, लेकिन नुकसान ये है कि बाहर बैठे हुए अफराद जो रवैया अख्तियार करते हैं या जिस लैंग्वेज का, जिस हार्श रवैये का इस्तेमाल करते हैं, उसके नतीजे में जो कहीं मुज़ाकरात की बात में कुछ नरमी हो सकती है उसमें और दूरियां पैदा होती हैं, क्योंकि रियासती इदारों के खिलाफ जब तक कंपेन बंद नहीं होती और जब तक अफवाज पाकिस्तान को टारगेट करने का सिलसिला जिस तरीके से खुलम खुला किया जा रहा है उससे एक कदम पीछे नहीं हटती पीटीआई। तो पीटीआई को भी कोई शायद इस हवाले से कोई बड़ी ब्रेक थ्रू होने का इम्कान नहीं है। अब देखना यह है कि पीटीआई को इस बात का इदराक कब होगा। शेर अफजल मरवत साहब भी बारहा इस बात को कह चुके हैं और इसका जिक्र भी कर चुके हैं कि जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, और फवाद चौधरी जब मिले थे इमरान खान साहब से उन्होंने भी इस बात का तज़किरा किया था, लेकिन उसके बाद फवाद चौधरी साहब के खिलाफ भी एक पूरी भरपूर मुहिम का आगाज कर दिया गया था कि सोशल मीडिया के खिलाफ कोई बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि पीटीआई के लिए एक स्ट्रेंथ भी है और पीटीआई के लिए एक वीकनेस भी है। अब देखना यह है कि इसको कैसे मैच करके पीटीआई आगे बढ़ती है।